बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से कुछ अर्सा पहले तक, बल्कि 2-3 साल पहले तक, स्वीडन की जो वजह शहरत थी वो ये थी कि ये इमिग्रेशन फ्रेंडली मुल्क है और जो भी गैर मुल्की स्वीडन में आना चाहता था दोनों हाथ खोल के उसको वेलकम करते थे। बल्कि इवन कि ये भी टाइम आया, अगर आपको याद हो, 2017 में 1,63,000 लोग एक साल में यहाँ पे आए। गो के देखा जाए तो ये बाकी ममालिक जैसे जर्मनी वगैरह की लिहाज से, इटली के लिहाज से कम है, लेकिन अगर आप आबादी के प्रोपोर्शन से देखें तो ये बहुत ज़्यादा है। अब स्वीडन की वजह शहरत सिर्फ ये नहीं थी कि वो इमिग्रेशन फ्रेंडली मुल्क था, वजह शहरत ये भी थी कि एक बहुत अमीर तरीन मुल्क था जिसमें दुनिया की सारी फैसिलिटीज़ थी। दुनिया के टॉप 10 सेफेस्ट ममालिक इसमें इसका शुमार होता था। और अब ये हाल है कि ये यूरोप में सबसे निचले दर्जे पे है। इसको इस जगह पे पहुंचाने में और किसी का हाथ नहीं है सिवाय हम लोगों का। जब मैं हम लोगों की बात करता हूं तो मैं गैर मुल्कियों की बात करता हूं, लेकिन मैं इनमें से सब नेशनलिटीज़ को ब्लेम नहीं कर रहा। क्राइम और वायलेंस जो है वो स्वीडन में जो बढ़ा वो गैर मुल्कियों की वजह से बढ़ा। उसकी कुछ वजूहत थी। इससे पहले स्वीडन ने कभी कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं थी कि इतना तेज़ वायलेंस, बम धमाके और कत्ल हो रहे हों। इवन कि आप ये सोचें कि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, सितंबर में उन्होंने कहा जी कि हम ऐसी सूरत हाल में पहुँच चुके हैं जैसी सूरत हाल इससे पहले कभी ज़िंदगी में स्वीडन के अंदर आई नहीं, ना कभी पूरे यूरोप ने ऐसी सूरत हाल यहाँ पे देखी है। और उनको ये कहना पड़ा कि हम इस वक्त मुल्क में आर्मी को डिप्लॉय कर रहे हैं। स्वीडन के अंदर जो गैर मुल्की यहाँ पे आए मुख्तलिफ अदवार में, उनमें जो सबसे ज़्यादा तादाद थी वो टोटल आज तक मिला के वो सीरिया वालों की है, इराक वालों की है, ईरान वालों की है और सोमालिया वालों की है। और इन्हीं लोगों के आने की वजह से थोड़े से हालात में बिगाड़ पैदा हुआ था। अब आपको एक सिंपल मिसाल दूं कि जो रावल मजीद है, जो गैंगस्टर है और उस गैंग का सरबराह है वो, और उसके गैंग ने कई ज़्यादा कत्ल गारत किया है, ड्रग्स के काम में मुलव्वस है, उसका तल्लुक भी इराक से था। जो कत्ल हो रहे हैं उनमें मैक्सिमम लोग कत्ल होने वालों में से गैर मुल्की हैं। जो कत्ल कर रहे हैं उनमें मैक्सिमम कत्ल करने वाले भी गैर मुल्की हैं। या एक सवाल नहीं उठता कि जी मल्टी कल्चरलिज्म जो स्वीडन के अंदर बहुत ज़्यादा फैल रहा था वो स्वीडन को तबाह करने जा रहा है, या ये इमिग्रेंट्स इस वक्त स्वीडन को तबाह कर रहे हैं? और ये सवाल सिर्फ मेरे ज़हन में नहीं है, इस वक्त पूरी स्वीडिश सोसाइटी के अंदर ये डिबेट चल रही है कि क्या इमिग्रेंट्स ही इस चीज़ के या इस कत्ल गारत के और इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। 1871 से लेकर 1940 तक इस मुल्क में हर साल तकरीबन 6,000 इमिग्रेंट्स आते थे, और वो सारे इमिग्रेंट्स जो आते थे वो जर्मनी, डेनमार्क और नॉर्वे से आते थे। मैं मोस्टली की बात कर रहा हूँ, सारे ना कहूँ तो। अब ये यूरोपीय यूनियन वाले माइग्रेंट्स थे और सारे नज़दीक नज़दीक मुल्क वाले से आते थे। कल्चर इनका ऑलमोस्ट सेम था। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब स्वीडन के अंदर आबादी थोड़ी सी कम हुई, लोग बूढ़ा होना शुरू हुए, तो हर मॉडल मुल्क की तरह या हर डेवलप कंट्री की तरह उन्होंने सोचा कि हम दूसरे ममालिक से लेके आते हैं, तो उन्होंने मल्टी कल्चरलिज्म की बुनियाद रखी। अब स्वीडन के अंदर मल्टी कल्चरलिज्म का मतलब ये लिया गया कि हर कौम को, हर शख्स को स्वीडन में आने का हक हासिल है। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्वीडन में लोगों को वेलकम करना शुरू कर दिया। जिस तरह पहले बोला, सोमालिया से अगर आप देखें स्वीडन के अंदर बहुत ज़्यादा है, सीरिया से आप देखें बहुत, इराक से भी लोग यहाँ पे हैं। तो ये लोगों के आने की वजह से स्वीडन में जो इमिग्रेशन का जो परसेंटेज रेट था वो काफ़ी बड़ा। अगर आप ये देखें 1985 से लेके 2015 तक, अगर 1985 में 2% लोग गैर मुल्की थे, नॉन यूरोपीय यूनियन वाले थे, तो 2015 में वो उसकी आबादी के रेशियो का 15% हो गया जो लोग दूसरे ममालिक में पैदा हुए थे। अब इनके आने से एक फ़ायदा क्या हुआ था स्वीडन को? स्वीडन की जो आबादी थी वो 1% पिछले 5 सालों में 1% फी साल बढ़नी शुरू होगी। अब अगर किसी अच्छे मुल्क देखें, डेवलप मुल्क को देखें, तो 1 साल की आबादी बढ़ना उस मुल्क की इकानमी के लिए बहुत अच्छा शिगून किया जाता है कि यहाँ पे वर्क फोर्स तैयार हो रही है, या हर साल जो लेबर मार्केट है वो बढ़ रही है, लोग काम करने वाले ज़्यादा हो रहे हैं। स्वीडन में इसके बरक्स होना शुरू हो गया। ये जो लोग यहाँ पे आए थे इन्होंने बजाय के काम करने के फारिग बैठने को पसंद किया। अब स्वीडन के मुल्क की आबादी जो थी, ओरिजिनल आबादी, वो तेज़ी से बूढ़ी हो रही थी, और उस बूढ़ी आबादी के लिए लोग पेंशन पे जा रहे थे। उनके लिए फंड्स चाहिए थे गवर्नमेंट को पेंशन वालों को देने के लिए, प्लस उनको हेल्थ के लिए फंड्स चाहिए थे कि आप हेल्थ की मद में उन पर खर्चा करें। हुआ क्या कि जब ये लोग आए, यहाँ पे इन्होंने काम नहीं किया, तो स्वीडन बजाय कि उन बूढ़े लोगों को पेंशन को पैसे दे,
हेल्थ पे पैसे दे, उन्होंने इनको भी साथ खिलाना शुरू कर दिया। जहाँ पे जिस तरह वो मुहावरा यक न शुद्ध दो शुद्ध, तो पहले उनको भी संभाल रहे थे, अभी जो गैर मुल्की है इनको भी संभालना शुरू कर दिया। अब ये लोगों के मना करने की कुछ वजूहत हैं। एक तो ये खुद काम नहीं करना चाहते, दूसरा इनको काम इतनी जल्दी इजीली मिल नहीं सका क्योंकि ये लोग सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट नहीं हुए, इन्होंने ज़बान नहीं सीखी, इन्होंने हुनर नहीं सीखा, या शायद जो सोसाइटी थी उसके अंदर जो जॉब्स थी वो ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स की थी। ये लोग जो आए थे ये इलिटरेट, या आप जिस तरह कह सकते हैं कि पढ़े लिखे नहीं थे, इनके पास तजर्बा नहीं था, इनके पास वो हुनर नहीं था जो वो मार्केट में जा ना सकें। अब उनके न जाने से मार्केट में क्या हुआ कि दो पैरेलल सोसाइटीज़ बनी, एक वो लोग जो काम कर रहे थे, एक वो लोग जो काम नहीं कर रहे थे। मसलन इन्होंने 2015 में देखा कि स्वीडन के अंदर जो लोकल लोग हैं जिनकी उम्र 20 से 64 साल है, उसमें से 83% लोग काम करते हैं, ये जो स्वीडिश बोर्न है जो लोग, और जो गैर मुल्की हैं जो बाहर ममालिक से यहाँ पे आते हैं, जो वहाँ पे पैदा और यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, सिर्फ 53% लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत बड़ा हिस्सा इनका काम नहीं कर रहा। आधे लोग अगर काम नहीं कर रहे हैं, उनको जॉब चाहिए या पैसा चाहिए। फिर क्या होता है कि जो गैंगस्टर्स हैं वो मैदान में आते हैं, जो ड्रग्स वाले हैं वो मैदान में आते हैं, जो माफिया वाले हैं वो मैदान में आते हैं। वो कहते हैं हम आपको जॉब देंगे, आपको सैलरी भी देंगे, आप हमारे लिए काम करें। तो ये ब्लैक मार्केट बनने शुरू हुई। इस ब्लैक मार्केट का जो ज़्यादा हिस्सा था वो गैर मुल्की बने, और गैर मुल्कियों के बनने की क्या वजह थी? आसानी से पैसा सिर्फ इन कामों में था। इसीलिए इस वक्त स्वीडन के अंदर जितने भी क्रिमिनल गैंग्स चल रहे हैं, मोस्टली जो गैंग्स हैं उनके जो मेंबर्स हैं सारे, वो मेजॉरिटी जो है वो गैर मुल्कियों से आती है। मैं जब ये बातें करता हूँ तो आप जेहन में रखिए कि मैं खुद गैर मुल्की हूँ, लेकिन मैं बातें खुल के इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे जहन में एक पिक्चर आनी चाहिए कि जो आजकल के हालात चल रहे हैं कि गवर्नमेंट्स या लोग हमारे खिलाफ उन पार्टियों को वोट देते हैं जो पार्टियां इमिग्रेंट्स के खिलाफ होती हैं। ये वजूहत उसकी सारी ये बन रही हैं, और सारी वजूहत यहीं से आई थी जिससे लोग तंग आके वोट उनको देना शुरू कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक साल में 2015-16 में तकरीबन 1,63,000 लोग एक साल में आए थे यहाँ पे स्वीडन के अंदर। अब उनके आने से होना तो ये चाहिए था कि एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता, वो डाउन हो गया 2.2%। होना तो ये चाहिए था कि जीडीपी बढ़ता, क्योंकि ये लोग काम करते हैं, स्वीडन की इकानमी में असर डालते, बजाय उसके इन्होंने काम नहीं किया। स्वीडन की जो इकानमी है 1.7% डाउन होगी इनके आने से, बजाय कि स्वीडन को फ़ायदा होने के नुकसान होना शुरू हो गया। अब इसमें कसूर किसका है सारा? अगर आप देखें, कसूर स्वीडन की या जियोग्राफी का है या स्वीडन के सियासतदानों का है, इस स्वीडन की पॉलिटिक्स का। अगर आप जियोग्राफिकली स्वीडन को देखें तो स्वीडन नॉर्थ में है, यहाँ पे इसके साथ कोई बॉर्डर नहीं लगता। मैं आपको एक मिसाल दूँ, यूएसए, इटली या ग्रीस ऐसे ममालिक में है जो कंट्रोल भी करें तो गैर मुल्कियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बॉर्डर से क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा होती है। यूएसए में समुद्र के रास्ते से लोग आते हैं, मैक्सिको के बॉर्डर क्रॉस कर लोग आते हैं। इटली में समुद्र के रास्ते से डंकीज लगती हैं, कश्तियाँ भर भर के आ रही हैं। ग्रीस में या समुद्र के रास्ते से आ रहे हैं या तुर्की के साथ बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं। स्वीडन के साथ तो ये मसला ही नहीं है। अगर आप स्वीडन के नेबर्स कंट्रीज़ को देखें जहाँ से गुजर के इमिग्रेंट्स आते हैं, उसमें डेनमार्क है, उसमें नॉर्वे है, उसमें फिनलैंड है। इन तीनों ममालिक ने अपने आप को इतना सेफ रखा हुआ है, इतना स्ट्रिक्ट रखा हुआ है कि इन ममालिक में कोई गैंग वार्स नहीं है, कोई क्राइम्स नहीं है, कोई कत्ल गारत नहीं है। जबकि डेनमार्क से गुजर के जो लोग स्वीडन में आते हैं और यही लोग जब मुलवस होते हैं, इसका मतलब है कि स्वीडन की जो पॉलिसीज़ हैं, जो पॉलिटिक्स है इनकी, ये जो इनकी थिंकिंग थी कि हम मल्टी कल्चरल सोसाइटी बनाना जा रहे हैं, और उस पर उन्होंने चेक नहीं रखा, कंट्रोल नहीं रखा, वो फेल हो गया है। अब मल्टी कल्चरल सोसाइटी का मतलब ये नहीं कि इसमें कसूर, मल्टी कल्चरल सोसाइटी गलत चीज़ है, अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको किसी हिसाब से चलाया जाए। अगर आप मल्टी कल्चरलिज्म को समझना चाहते हैं तो आप कनाडा को देखें, आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, आप न्यूजीलैंड को देखें। कनाडा में सिर्फ पिछले साल में 5 लाख गैर मुल्की आए हैं। 5 लाख स्वीडन में पिछले 10 साल में नहीं आए होंगे, लेकिन उसके बावजूद कनाडा के अंदर क्राइम रेट 0 है। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, ऑस्ट्रेलिया हर साल 10,000 लोग लेता है, लेकिन वो एक सिस्टम, एक तरीकाकार के तहत लेता है। आप जॉब्स तलाश करें, वहाँ पे जाएं, यानी कि जॉब्स की बेस पे आएँ। कनाडा के अंदर जॉब्स की बेस पे, क्वालिफिकेशन की बेस पे, पॉइंट बेस पे वहाँ पे लोग पहुँचते हैं। ये एक तरीकाकार है, मल्टी कल्चरलिज्म है, लेकिन एक तरीकाकार के तहत लोग आते हैं।
جبکہ سویڈن کے اندر جغرافی اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اس کے باوجود انہوں نے غلط پالیسیز بنائی، انہوں نے پوائنٹ بیس سسٹم پہ کچھ بھی نہیں کیا۔ ہاں اگلے سال 2024 کے شروع میں یہ لوگ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہائی اسکلڈ ورکرز کو لائیں۔ اب یہ جو گورنمنٹس آئی ہے، اس گورنمنٹس کے آنے سے ان کو کیا فائدہ ہوا ہے، گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہوا ہے کہ ان کو جو ووٹ ملے ہیں وہ امیگریشن مخالف نعروں سے ملے ہیں۔ اب آپ لوگ اس پہ سوچ سکتے ہیں یا غور کر سکتے ہیں، اگر آپ کامنٹس میں مجھے آپ لکھیں کہ آپ کے خیال میں کیا یہ ملٹی کلچرلزم یا امیگرنٹس واقعی اس سوسائٹی کو تباہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ لکھیں گے تو میں آپ کو جواب دوں گا۔ اگر آپ کے پاس اسی قسم کا کوئی ٹاپک ہے تو میں اس پہ ویڈیو بھی بنا سکتا ہوں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔